स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। बायोलॉजी की नवीनतम वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपको पहले जो चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं या अपलोड किए जा चुके हैं उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें चैप्टर की जो लेसन का नाम है उसकी हेडलाइन बनाई हुई है, उसमें जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं और अपने नोट के रूप में उसको लिख भी सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन में हमने इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि ये दो चरण होते हैं इसके, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट यानी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। यहाँ पर अपन मियोसिस फर्स्ट को शुरू करने जा रहे हैं और मियोसिस फर्स्ट की भी जो प्रोफेज फर्स्ट है उसको अपन डिटेल से यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, अर्धसूत्री विभाजन होता क्या है, ये हमने कहा था कि ये न्यूनकारी यानी रिडक्शनल डिवीजन होता है। न्यूनकारी का मतलब है अर्धसूत्री फर्स्ट के अंदर ही गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। तो इसमें जो द्विगुणित कोशिका थी जिसमें गुणसूत्र द्विगुणित थे वो 2n कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, अर्थात गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। अब कोई भी कोशिका जब अर्धसूत्री विभाजन में प्रवेश करती है तो सबसे पहले वो प्रवेश करती है इंटरफेज फर्स्ट के अंदर। इंटरफेज फर्स्ट के अंदर 3 अवस्थाएं होती है इसकी, जो कि क्रम से होती है G1, उसके बाद में S और उसके बाद में G2। तो G1 के अंदर RNA प्रोटीन या DNA के संश्लेषण की तैयारी होती है, स्टोन प्रोटीन के संश्लेषण की तैयारी होती है और जितने भी प्रोटीन वगैरह होते हैं वो सारे इसमें बन जाते हैं G1 में। एस फेज के अंदर स्टोन और DNA का संश्लेषण होता है। G2 के अंदर बाकी जो RNA होते हैं, चाहे वो RNA, mRNA, tRNA, RNA, बाकी जो प्रोटीन्स होती है या जो कोशिकांग होते हैं उनका डुप्लीकेशन या वो भी डबल हो जाते हैं। तो मतलब है यहाँ पर जो एस फेज है, यहाँ पर जो DNA था वो 2C था और अब यहाँ पर वो DNA है वो 4C हो चुका है। यानी गुणसूत्र तो द्विगुणित ही है भी, लेकिन यहाँ पर जो DNA था वो 2C से 4C यानी डबल हो चुका है इस एस फेज के दौरान। तो अब क्या होता है एस फेज में कि जैसे मान लीजिए एस फेज G1 की फेज तक गुणसूत्र में एक ही अर्धगुणसूत्र होता है ऐसे, लेकिन जैसे ही एस फेज कंप्लीट होती है DNA क्या होता है 2C से 4C हो जाता है। इस स्थिति के अंदर जो एक गुणसूत्र होता है उसमें एक अर्ध गुणसूत्र और बन जाता है। मतलब एस अवस्था के बाद गुणसूत्र होते हैं उनमें 2 अर्ध गुणसूत्र जिनको हम क्रोमेटिड भी बोलते हैं, यानी प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड वाला बन जाता है। क्यों बना? क्योंकि यहाँ DNA डबल ओवर और डबल होने के कारण यहाँ पर एक अर्ध गुणसूत्र और बन गया है। इससे पहले गुणसूत्र होते हैं वो केवल एक क्रोमेटिड वाले होते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति आ चुकी है एस फेज के बाद में। अब देखिए अपन इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। एस फेज के बाद में G2 फेज कंप्लीट होती है और फिर जो कोशिका होती है वो एम फेज फर्स्ट के अंदर प्रवेश करती है और एम फेज फर्स्ट में भी इसका पहला केंद्रक विभाजन यानी कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होता है। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट के कंप्लीट होने के बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस फर्स्ट पूरा होता है। अब केंद्रक विभाजन की 4 प्रावस्थाएं होती है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर केवल प्रोफेज फर्स्ट को देखने वाले हैं क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट एक बहुत ही जटिल और सबसे लंबी प्रावस्था है, इसलिए इसको अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जैसे ये कोशिका थी और यहाँ पर इंटरफेज कंप्लीट हो जाती है, G1 कंप्लीट हो गया, S कंप्लीट हो गया और G2 कंप्लीट हो गया और रिजल्ट ये निकला कि यहाँ पर जो गुणसूत्र थे उन गुणसूत्रों में 2-2 अर्ध गुणसूत्र हो चुके हैं, 2-2 अर्ध गुणसूत्र हो गए। तो ये स्थिति आ गई। अब ये केंद्रक विभाजन फर्स्ट में यानी प्रोफेज फर्स्ट में प्रवेश करेगी। तो अभी इंटरफेज में देखिए होता क्या है, अभी तो हमने इस तरह से आपको दिखा दिया, लेकिन इंटरफेज में एक्चुअली स्थिति ये होती है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो बिल्कुल धागे के रूप में पड़े रहते हैं, जैसे संघनित जाल के रूप में, क्रोमेटिन जाल के रूप में पड़े रहते हैं। प्रोफेज फर्स्ट में धीरे धीरे क्या होता है, इनका संघनन चालू होता है, यानी इससे जल निकलता रहता है, निर्जलीकरण होता रहता है और ये कुंडलित और संघनित होते रहते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोफेज की प्रावस्था होती है उसमें अपन 5 भागों में बांट रहे हैं, L, Z, P, D और D। तो सबसे पहले देखिए अपन लेंगे लेप्टोटीन प्रावस्था। इसको थोड़ा अंग्रेजी में याद रखिएगा तो इजीली याद हो पाएगा आपको। लेप्टोटीन में क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिन जाल था ये संघनित होगा
इससे निर्जलीकरण होगा और इसमें जो जो गुणसूत्र है वो लंबे लंबे लेप्टो की तरह दिखाई देंगे। इस तरह से कहने का मतलब है पतले पतले धागे जैसे दिखाई देंगे इस तरह से। तो ये एक अवस्था होगी लेप्टोटीन, और पतले पतले धागे जैसे गुणसूत्र दिखाई देंगे, और इसके अंदर जो केंद्रक होगा उस केंद्रक के एक कोने में ये जाकर इकट्ठे हो जाएंगे। इस तरह से ये कोने में जाके इकट्ठे हो जाएंगे और ऐसा लगेगा कि जैसे कोई गुलदस्ता हो। इस अवस्था को क्या बोलेंगे? गुलदस्ता। जैसे गुलदस्ता होता है उसके एक ही जगह पर बहुत सारे जैसे फ्लावर या फूल होते हैं, एक जगह इकट्ठे रहते हैं गुलदस्ते में। तो यहाँ पर लेप्टोटीन में भी क्या होता है कि ये जो गुणसूत्र होते हैं ये केंद्र के एक कोने में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। इस स्टेज को हम बुके अवस्था या गुलदस्ता अवस्था इसको कहेंगे, या बोकेट स्टेज बोलेंगे इसको। बोकेट स्टेज या बुके अवस्था या गुलदस्ता अवस्था। और इसमें हमें ये जो गुणसूत्र है वो लंबे लंबे पतले धागे के रूप में दिखाई देंगे। तो ये लेप्टो यानी लेप्टोटीन है। लेप्टो यानी पतले धागे के रूप में गुणसूत्र दिखाई देने वाली जो अवस्था है, और एक केंद्र के एक कोने में इकट्ठे हैं, तो गुलदस्ता अवस्था लेप्टोटीन की विशेषता है। अब इसके बाद में देखो कौन सी अवस्था आती है, वो आती है जाइगोटीन। अब जाइगोटीन में क्या होगा? जाइगोटीन के जाइगो का मतलब होता है पेड़ यानी युग्म बनना। तो इसमें क्या होगा? समजात जो गुणसूत्र होते हैं वो अपने जोड़े बनाने लगते हैं, उनमें आकर्षण होता है और आकर्षण होने से वो जोड़े बनाने लगते हैं। जैसे ये समजात गुणसूत्र है, एक ये समजात गुणसूत्र का मतलब होता है ये ऐसे गुणसूत्र होते हैं जिनकी आकार, आकृति, जिनों की संख्या, इनकी लंबाई चौड़ाई सब समान होती है। इनमें से एक तो आता है माता से, एक आता है पिता से। हमें क्योंकि 46 गुणसूत्र होते हैं जिसमें 23 गुणसूत्र तो माता से मिले हैं अंडाणु से, और 23 गुणसूत्र पिता से मिले हैं शुक्राणु से। तो 23 में जैसे एक जोड़ा है तो इसमें एक गुणसूत्र तो माता से आया है और एक गुणसूत्र पिता से आया है। तो ये बिल्कुल समान होते हैं और ये समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। तो ये इनमें आकर्षण होता है, हालांकि प्रतिकर्षण भी होता है लेकिन आकर्षण ज़्यादा होता है, इसलिए ये दोनों नज़दीक नज़दीक आ जाते हैं। और इस तरह से 23 युग्म बन जाते हैं। जैसे 46 गुणसूत्र है तो 23 युग्म बन जाएंगे, जाइगो बन जाएंगे। तो हमें यहाँ 2 ही दिखा रहे हैं। तो इसमें भी देखिए ये जो युग्म बना है, इस युग्म बन गए, एक जोड़ा बन गया, इस जोड़े को अपन कहते हैं युगली। ये जो युग्म बना है उस युग्म को, जोड़े को हम कहने वाले युगली। अब देखिए यहाँ पर युगली के अंदर एक गुणसूत्र में 2 अर्ध गुणसूत्र है। तो एक युगली के अंदर अर्ध गुणसूत्र कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। 4 क्रोमेटिड या 4 अर्ध गुणसूत्र इसके अंदर हो जाते हैं। अब देखिए एक गुणसूत्र जो ये जैसे एक गुणसूत्र है, ये इस एक गुणसूत्र के ये दोनों क्रोमेटिड आपस में सिस्टर होते हैं, बहन होते हैं, भगिनी होते हैं। लेकिन 2 समजात गुणसूत्रों के जो अलग अलग अर्ध गुणसूत्र होते हैं, जैसे ये और ये, इसका और इसका, ये कहलाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्या कहलाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो युग्म बन जाते हैं, इसको अपन युगली कहते हैं। और एक स्थिति और आती है यहाँ पर कि जैसे ये युग्म बनते हैं, जैसे ये एक गुणसूत्र है जिसके अंदर 2 अर्ध गुणसूत्र है और एक दूसरा ये गुणसूत्र है, इनके बीच में क्या होता है कि प्रोटीन की एक संरचना पाई जाती है, विशेष प्रोटीन की संरचना पाई जाती है इनके बीच में, जो इन दोनों समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बनाती है या इसको जोड़े को बनाए रखती है। इस संरचना को बोलते हैं सूत्र युग्मन संकुल। क्या बोलेंगे इसको? सूत्र युग्मन संकुल या स्नेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है? 3 तरह की प्रोटीन का बना होता है। ये जो सूत्र युग्मन संकुल होता है ये 3 तरह की प्रोटीन का बना होता है। बीच में जैसे केंद्रीय प्रोटीन होती है, फिर इसके साइड के अंदर कुछ परिधीय प्रोटीन होती है, और परिधीय प्रोटीन है वो इस तरह से अनुप्रस्थ तंतुओं से जुड़ी हुई रहती है। ये जो सूत्र युग्मन संकुल बनता है दोनों गुणसूत्रों के बीच में, तो ये इन दोनों को जुड़े हुए रखता है, साथ साथ लेके आ जाता है। तो इसे कहेंगे अपन सूत्र युग्मक संकुल, जो कि जाइकोटीन अवस्था में बन चुका है। अब इसके बाद में क्या होगा देखो, तो जाइकोटीन अवस्था का सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण ये है कि इसमें जाइको बन जाते हैं, युग्म बन जाते हैं, समजात गुणसूत्रों के जोड़े बन जाते हैं, और एक जोड़े को अपन युगली कहते हैं। युगली में 4 अर्ध गुणसूत्र हो जाते हैं, एक युगली में 4 अर्ध गुणसूत्र।
तो जब ये 4 अर्धगुणसूत्र हो गए तो इनको अपन चतुष्क भी कहेंगे। क्या कह देंगे? चतुष्क या टेट्राड। 2 को तो अपन कहेंगे डाइड। और 4 जब अर्धगुणसूत्र हो जाते हैं एक जोड़े के अंदर, ये 4 जैसे एक जोड़ा है तो इसमें 1 2 3 4 क्रोमेटिड हो चुके हैं, तो इसको इस अवस्था को अपन चतुष्क या टेट्राड भी कहते हैं। अब आगे जो अवस्था आएगी, ये सूत्र युग्मन संकुल बन के तैयार है। अब आगे की अवस्था देखिए क्या आएगी, वो आएगी पेकाइटिन अवस्था। पेकाइटिन अवस्था, इस पेकाइटिन में क्या होता है कि ये जो सूत्र युग्मन संकुल है, इसके बीच बीच में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन नोडुल गांठें बनती है। ये गांठें क्या करती है, ये जो प्रत्येक गुणसूत्र का एक एक अर्ध गुणसूत्र को बिल्कुल नजदीक ले आती है, पास पास ले आती है। और यहाँ पर ये जो गांठें बनी है, नोडुल बनी है, यहाँ पर इन गांठों के अंदर एक तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और एक लाइगेज एंजाइम बनता है। ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, दोनों गुणसूत्रों के एक एक अर्ध गुणसूत्र पर कट लगाएगा, जैसे कट लगा देगा। और कट लगाएगा जैसे यहाँ पर 2 जगह कट लगा दिया इसने, तो इसका टुकड़ा तो इस पर आकर जुड़ जाएगा और इसका ये टुकड़ा इस पर आकर जुड़ जाएगा। इसका टुकड़ा इस पर आ जाएगा और इसका भाग इस पर जुड़ जाएगा। यानी ये गुणसूत्र अपने खंडों का आदान प्रदान कर लेंगे। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं जीन विनिमय। क्या कहेंगे? जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। तो देखिए यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, यहाँ इसने कट लगाया, कट लगते ही ये टुकड़ा इस पर आ गया और इसका टुकड़ा इस पर आ गया, ट्रांसफर हो गया। और ये भी ध्यान रखना है, ये जो ट्रांसफर हो रहा है, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, यानी दोनों गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्रों के बीच होता है, एक गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्रों के बीच में नहीं होता है। तो एक गुणसूत्र का तो ये अर्ध गुणसूत्र, दूसरे का ये, इन दोनों के बीच में यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में खंडों का आदान प्रदान होता है। उस प्रक्रिया को अपन जीन विनिमय कहते हैं। इसे देखो, जीन बदलते हैं और नए नए गुण आएंगे, नई नई जातियां बनेगी। पेकाइटिन का सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है कि जीन विनिमय हो जाता है। अब हम तो इसको देखिए, क्रोमेटिड को तो अपन खोल के दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो क्रोमेटिड है वो आपस में लिपटे हुए रहते हैं, कुंडलित रहते हैं। तो इसके बाद में जो अवस्था आती है वो आती है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन देखिए, तो डिप्लोटीन में क्या होता है कि जब जीन विनिमय हो जाता है तो ये जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं, इनके ऊपर क्या होता है कि क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर दिखती है इस तरह से। क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर दिखती है इस तरह से, जैसे क्रॉस होता है ना इस तरह से। तो इस तरह से देखिए, ये इस तरह से ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है। इस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं अपन काइजमेटा। काइजमेटा, तो काइजमेटा का मतलब है यहाँ पर गुणसूत्रों का खंडों का आदान प्रदान हुआ है, तो ये धीरे धीरे फिर जैसे अलग अलग हो रहे हैं। तो जहाँ पर ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर दिखे तो वो अवस्था होती है डिप्लोटीन। यानी यहाँ पर डिप्लो का मतलब होता है 2, तो 2 बैंड दिखते हैं इस तरह से, जैसे एक बैंड ये दिख रहा है, एक बैंड ये दिख रहा है। तो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर दिखती है उसको बोलते हैं अपन काइजमेटा। तो जैसे मान लीजिए 2 जगह काइजमेटा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 2 जगह जीनों का विनिमय हो रहा है। और लास्ट जो स्टेज आती है वो आती है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, ये काइजमेटा खत्म हो जाते हैं और दोनों ये जो गुणसूत्र ये फिर प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है, केंद्रिका विलुप्त हो जाती है और आपका तर्कुतंतु बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये 5 जो फेज आती है, लेप्टोटीन, जाइकोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, इसके बाद में जाके प्रोफेज फर्स्ट पूरा होता है। तो देखिए अपन इसको फटाफट देख लेते हैं। ये तो अपन प्रोफेज फर्स्ट को पढ़ने वाले हैं यहाँ पे अपन। तो देखिए प्रोफेज फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी और जटिल अवस्था है ये। प्रोफेज फर्स्ट में होने वाले जटिल परिवर्तनों के आधार पर इस प्रावस्था को 5 उपप्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहली है तनुसूत्रावस्था, जिसको लेप्टोटीन कहते हैं। दूसरी है युग्म सूत्रावस्था, जिसको जाइगोटीन कहते हैं। तीसरी है स्थूल सूत्रावस्था, जिसको पेकाइटिन कहते हैं। और चौथी है द्विसूत्रावस्था, जिसको डिप्लोटीन कहते हैं। पृथक्करण अवस्था या पारगतिक्रम पृथक्करण हो जाते हैं दोनों अर्धगुणसूत्र प्रतिकर्षण के कारण, वो अवस्था होती है डाइकाइनेसिस। तो आप इसको थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा याद करें तो जल्दी से याद होगा आपको। लेप्टो, जाइगो, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, मतलब इसका क्रम ये है LZPDD। लेप्टोटीन, जाइकोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये एक क्रम से चलने वाली 5 उपअवस्थाएं होती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन लेप्टोटीन को। देखिए
तो लेप्टोटीन जैसे आपको बताया, लेप्टोटीन, लेप्टो का मतलब है पतले धागे, टीन का मतलब है बैंड या संरचना, तो पतले पतले धागे जी संरचना दिखाई देती है। तो इससे पहले क्या था, जो जो गुणसूत्र थे वो क्रोमेटिन जाल की तरह थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनका संघनन होना हो जाएगा, वो निर्जलीकरण उसमें पानी बाहर निकलेगा और वो छोटे और मोटे होते जाएंगे। तो क्रोमेटिन पदार्थ जाल के रूप में न रहकर निर्जलीकरण या संघनन द्वारा पतले धागों में रूपांतरित हो जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। इस उपरावस्था में गुणसूत्र सर्वाधिक लंबे दिखाई देते हैं। देखो, सर्वाधिक लंबे दिखाई देंगे क्योंकि ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, ये लंबे लंबे पतले पतले धागे की तरह दिखाई देंगे आपको। लेप्टोटीन का प्रत्येक गुणसूत्र इंटरफेज की अस्परावस्था में डीएनए प्रतिकृतिकरण के कारण एक नए अर्ध गुणसूत्र यानी क्रोमेटिड का संश्लेषण कर लेते हैं, जिससे प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि बन जाएंगे 2 क्रोमेटिड, क्योंकि एस फेज में डीएनए 4 से हो गया था, डबल हो गया था, तो एक एक अर्ध गुणसूत्र और बन जाएगा, तो प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड वाला हो गया है। लेप्टोटीन के सभी गुणसूत्र केंद्रक में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक लक्षण आ रहा है कि लेप्टोटीन में सभी गुणसूत्र केंद्रक में एक कोने की तरफ एकत्र हो जाते हैं। इस स्थिति को बुके अवस्था या बुकेट स्टेज या गुलदस्ता अवस्था या आपुंजन सिंजेसिस कहते हैं। सिंजेसिस का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा हो जाना। आपुंजन, एक पुंज बन जाता है, एक समूह बन जाता है, एक बुके बन जाता है, एक गुलदस्ता बन जाता है। तो सारे के सारे जो लंबे लंबे गुणसूत्र हैं, लंबे लंबे धागे वाले, वो एक कोने में इकट्ठे हो जाते हैं। तो बुके अवस्था लेप्टोटीन की एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसकी एक तो सबसे लंबे गुणसूत्र दिखाई देते हैं इसमें, और बुके अवस्था लेप्टोटीन का प्रमुख लक्षण है। तो देखिए ये जैसे सबसे लंबे लंबे इसमें दिख रहे हैं आपको, धागेनुमा सबसे लंबे, और ये फिर एक केंद्रक है, इस केंद्र के कोने में इकट्ठे हो जा रहे हैं। हम केवल दो दिखा रहे हैं इसमें, क्योंकि 46 गुणसूत्रों को दिखाना मुश्किल है डायग्राम के अंदर, तो हम केवल 2 गुणसूत्रों को दिखा रहे हैं। देखिए ये इस तरह से जो 46 के 46 गुणसूत्र होते हैं वो एक लगभग एक कोने में इकट्ठे हो जाते हैं और एक बुकेट स्टेज बना लेते हैं। तो ये तो थी लेप्टोटीन। अब देखिए इसके बाद में आएगी इसके बाद में जो स्टेज आती है वो होती है जाइगोटीन। देखो, जाइगो का मतलब युग्म बनेंगे इसमें। तो इस उपरावस्था में समजात गुणसूत्र एक दूसरे से आकर्षित होकर युग्म का निर्माण करते हैं। हालांकि प्रतिकर्षण भी होता है, लेकिन आकर्षण ज्यादा होता है, इसलिए एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और युग्म यानी जोड़े का निर्माण कर लेते हैं। इस क्रिया को सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस कहते हैं। देखिए, तो सूत्र युग्मन जाइगोटीन का एक प्रमुख लक्षण है। सिनेप्सिस होना यानी जोड़े बनाना, युग्म बनाना, ये जाइगोटीन का एक लक्षण है। समजात गुणसूत्रों के जोड़े को युगली या बाइवेलेंट कहते हैं। तो जो जोड़ा बनेगा ना, पेयर एक जोड़ा, उसको अपन युगली कहेंगे। जैसे ये एक ये गुणसूत्र है और एक ये गुणसूत्र है, जो कि एक माताशय है, एक पिताशय है। समजात गुणसूत्रों का ये जोड़ा है और ये एक माताशय एक पिताशय है। तो इसमें देखिए इस एक जोड़े में, एक गुणसूत्र में 2 अर्ध गुणसूत्र है, तो एक जोड़े में कितने अर्ध गुणसूत्र हो गए? 1 2 3 4 हो गए। इसी स्टेज को अपन बोलेंगे चतुष्क या टेट्राड। क्या कहेंगे इसको? टेट्राड कहेंगे। जैसे अगर एक ही गुणसूत्र है उसमें 2 अर्ध गुणसूत्र है, तब उसको अपन बोलेंगे डाइड या डाइड स्टेज। तो अभी ये टेट्राड की स्टेज है। यहाँ पे एक युगली में 4 अर्ध गुणसूत्र हो चुके हैं। देखिए, प्रत्येक गुणसूत्र में 2 अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड होते हैं, अतः एक युगली में 4 क्रोमेटिड होते हैं। कैसे? इस तरह से हो गया, जैसे एक तो ये रहा, ये अर्ध गुणसूत्र 1 2 3 और 4, ये 4 अर्ध गुणसूत्र हो गए। एक गुणसूत्र में 2, तो दोनों में एक जोड़े में 4 हो गए। इसे चतुष्क या टेट्राड भी कहते हैं। अब क्या होगा इसके बाद में? जब समजात गुणसूत्र एक दूसरे से आकर्षित होकर एक दूसरे के पास आकर सूत्र युग्मन यानी सिनेप्सिस बनाते हैं, यानी जोड़ा बना देते हैं, तो दोनों गुणसूत्रों के बीच में लगभग 1000 एंगस्ट्रोम की दूरी तक एक विशेष प्रोटीन संरचना बनती है, जिसे हमने सूत्र युग्मन संकुल कहा। स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे ये एक 2 समजात गुणसूत्र का जोड़ा है, इनके बीच में देखिए ये जो स्नेप्टोनिमल सूत्रयुग्मन संकुल बन गया है। ये सूत्रयुग्मन संकुल क्या होता है? 3 तरह की प्रोटीन से बना होता है, 3 तरह की प्रोटीन से बना हुआ होता है, और ये दोनों गुणसूत्रों को जोड़कर रखता है, उनका युग्म बना के रखता है। तो ये
सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जिसको सूत्र युग्मन संकुल कह रहे हैं, वो बन गया। ये संकुल प्रोटीन का बना होता है। ये भी आपको बता दिए 3 तरह की प्रोटीन का बना होता है। सूत्र युग्मन संकुल सूत्र युग्मन सिनेप्सिस बनने के लिए संरचनात्मक आधार होता है। मतलब दोनों जो गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि अर्धगुणसूत्रों में प्रतिकर्षण भी होता है, इसलिए इनको नजदीक लाना पड़ेगा, इसको जोड़े बनाना पड़ेगा। तो ये सूत्र युग्मन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इनके जोड़े बनाने में। अब देखिए तीसरी अवस्था आती है इसके बाद में, पेकाइटिन। बहुत ही महत्वपूर्ण एक अवस्था है अपने प्रोपेज फर्स्ट की। तो इसमें क्या होता है, देखिए समजात गुणसूत्रों में आकर्षण बढ़ने से एक दूसरे से मजबूती से लिपट जाते हैं। संघनन के कारण गुणसूत्र अधिक मोटे और छोटे हो जाते हैं, क्योंकि संघनन तो चालू है, ये चलता रहेगा। और युगली में 4 क्रोमेटिड होते हैं, ये अपने पहले कि 4 हो जाते हैं। इस अवस्था में देखिए बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है ये, इंपॉर्टेंट इसका। इस अवस्था में समजात गुणसूत्रों के बीच जीनों का आदान प्रदान होता है, जिसे जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो जीनों का आदान प्रदान होगा, गुणसूत्रों के अपने खंड या भाग का आदान प्रदान करेंगे। युगली के प्रत्येक गुणसूत्र से एक क्रोमेटिड क्रॉसिंग ओवर में भाग लेता है। दोनों गुणसूत्रों के एक एक क्रोमेटिड, यानी दोनों गुणसूत्रों का सिर्फ एक एक क्रोमेटिड का कुछ भाग अलग होकर एक दूसरे की ओर आकर जुड़ जाते हैं। अब वो कैसे जुड़ते हैं, वो इस तरह से जुड़ जाते हैं। देखिए ये दोनों एक समजात गुणसूत्र का जोड़ा है, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं, अर्ध गुणसूत्र। और ये प्रत्येक गुणसूत्र का ये जो एक एक अर्ध गुणसूत्र ये आपस में कहलाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। देखिए हमेशा क्रॉसिंग ओवर इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, न कि सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। तो क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो देखिए ये क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, इसका खंड तो इस पर चला गया और इसका खंड इस पर चला गया। देखिए ये खंड तो क्या होगा, इस पर आ जाएगा और ये खंड इस पर चला जाएगा। तो इसका खंड इस पर आ गया, इसका खंड इस पर आ गया, इसका खंड इस पर आ गया, इसका खंड इस पर आ गया। तो ये प्रक्रिया होती है क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। तो क्रॉसिंग ओवर समजात गुणसूत्रों के 2 अभगिनी अर्ध गुणसूत्रों, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं अपन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच ही होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि केवल नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ही गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है। हाँ, अगर सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हो गया तो एक विकार उत्पन्न होता है, जिसे हम स्थानांतरण कहते हैं। आनुवंशिक विकार पैदा होता है उससे। जबकि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में हुआ ट्रांसफर जीन में होता है, जो कि एक नेचुरल प्रक्रिया है। क्रॉसिंग ओवर एक स्थान पर, 2 स्थान पर या 2 से ज्यादा स्थानों पर भी हो सकता है। 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, ये गुणसूत्र की लंबाई पर डिपेंड करेगा कि किस किस जगह पर कितने जगह पर जीन विनिमय होगा। पेकाइटिन अवस्था में सूत्र युग्मन संकुल, देखिए ये आखिर ये खंडों का आदान प्रदान कैसे हुआ, तो इसकी भी अपनी डिटेल लिखिए। अभी बताया कि पेकाइटिन अवस्था में जो सूत्र युग्मन संकुल बना, उसमें पुनर्योजन नोडुल यानी रिकॉम्बिनेशन नोडुल या बार पाए जाते हैं, यानी गांठें सी बनती है उसमें, जो समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड को पास पास लाते हैं। और इस रिकॉम्बिनेशन नोडुल जो गांठें बनी है, उन गांठों वाले स्थान से रिकॉम्बिनेज एंजाइम उत्पन्न होते हैं। अब वो कौन कौन से एंजाइम उत्पन्न होंगे, एक तो होगा एंडोन्यूक्लिएज और एक एंजाइम होगा लाइगेज एंजाइम। ये 2 तरह के एंजाइम यहाँ पर बन जाएंगे मुख्य रूप से। इसमें एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या करेगा, ये एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम दोनों गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पर एक समान जगह पर कट लगाता है, यानी वहां पर कट लगा देगा, जिसे निक कहते हैं। जो कटिंग की उसको बोलेंगे अपन निक। दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कटे हुए खंडों या भागों का आदान प्रदान कर लेते हैं, दोनों का खंडों का आदान प्रदान कर लेंगे और फिर से लाइगेज एंजाइम की सहायता से ये जुड़ जाते हैं। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने कट लगाया और लाइगेज एंजाइम ने फिर से उन खंडों को जोड़ दिया और क्रॉसिंग ओवर संपन्न हो जाता है। तो पेकाइटिन अवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्रॉसिंग ओवर होता है। जीन में क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप युगली में क्रॉस समान संरचना बन जाती है, जिनको काइज़मेटा कहते हैं। देखिए जीन विनिमय जब होता है तो युगली में
क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनती है, क्योंकि होता क्या है कि गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्र लिपटे हुए रहते हैं। ये अपन को दिखते नहीं है, जैसे ये दोनों अर्ध गुणसूत्र है तो ये आपस में लिपटे हुए हैं। अब ये हमें तभी दिखाई देगा जब हमें इस तरह की कोई क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जैसे ये है, ये अपन इसको खोल के दिखा रहे हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देगी अपन को। तो ये जो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये क्रॉस बन रहा है यहाँ पर, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस जगह पर जीनविन में हुआ है, तो इस जगह को हम कहते हैं काइजमेटा। तो ये क्योंकि लिपटे हुए रहते हैं तो पेकाटिन में तो दिखाई नहीं देंगे, आगे चलकर अपन को ये काइजमेटा डिप्लोटिन में दिखेंगे। तब अपन को ये एहसास हो जाएगा, पता चल जाएगा कि जहाँ जितने काइजमेटा दिख रहे हैं उतनी जगह पर जीनविन में हो चुका है। तो जीन विनिमय के फलस्वरूप युगली में क्रॉस समान संरचना बन जाती है, जिनको काइजमेटा कहते हैं। और एक जगह पर होता है तो यानी एक वचन को तो अपन काइजमा बोलते हैं और सबको मिलाकर अपन काइजमेटा कह देंगे। तो काइजमेटा हमें दिखाई देंगे डिप्लोटीन में जाके, क्योंकि इससे पहले ये बिल्कुल लिपटे हुए रहते हैं और हमें ये दिखाई नहीं देते हैं। जीनविन में होने के बाद में काइजमेटा दिखते हैं, तब पता चलता है कि कितनी जगह पर जीनविन में हो चुका है। अब हम पढ़ रहे हैं चौथी स्टेज, जिसको अपन बोलते हैं डिप्लोटीन। देखिए डिप्लोटीन, तो पेकाइटिन के जीनों के होने के पश्चात हमें काइजमेटा दिखेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण इसका यही है कि हमें काइजमेटा दिखते हैं तो वो डिप्लोटीन में दिखते हैं। तो पेकाइटिन उपरावस्था में समजात गुणसूत्र आपस में लिपटे हुए पाए जाते हैं और इनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, लेकिन जीनविन में यानी क्रॉसिंग ओवर का पता तब चलता है जब डिप्लोटीन में काइजमेटा दिखाई देते हैं। काइजमेटा क्या होते हैं? जो एक्स यानी क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह से, तो खंडों का आदान प्रदान हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में समजात गुणसूत्र एक दूसरे को अधिक प्रतिकर्षित करने लगते हैं, क्योंकि हमने ये भी कहा था कि गुणसूत्रों में प्रतिकर्षण भी होता है। तो जब जैसे ही क्रॉसिंग ओवर पूरा हो जाता है, फिर समजात गुणसूत्र एक दूसरे को प्रतिकर्षित ज़्यादा करने लगते हैं और अलग होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप क्रॉसिंग ओवर वाले स्थान पर एक समान यानी क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं? काइजमेटा कहते हैं। तो देखिए जैसे जैसे इनमें प्रतिकर्षण बढ़ेगा, तो पहले तो ये लिपटा हुआ था, अब प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो ये इस तरह से अलग होगा तो ये छल्लेदार बनेगा। देखो, और यहाँ पर देखिए ये अलग हो रहा है ना, ये गुणसूत्र बिंदु से सिरों की तरफ अलग हो रहा है। ये जैसे कि जिप होती है ना, जो जैसे बैग की चेन होती है, तो वो चेन जिस तरह से अपन खोलते हैं उस तरह से ये अलग होता रहता है, इस तरह से, जिसमें यहाँ था और इस तरह से अलग हो रहा है, इधर से भी अलग हो रहा है। तो ये दोनों प्रतिकर्षण के कारण अलग अलग हो रहे हैं। तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जीनविन में हो चुका है, और ये जो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये इसको बोलते हैं अपन काइजमेटा। तो ये दिखती कहाँ है? ये डिप्लोटीन में जाके दिखती है। देखिए एक चीज और है यहाँ पे कि काइजमेटा और जीनविन में की जो बीच की आवृत्ति होती है वो 1:1 में होती है। इसका मतलब है जितनी जगह काइजमेटा उतनी जगह जीनविन में। क्रॉसिंग ओवर के कारण ही काइजमेटा बनते हैं, क्योंकि जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर जीन में हुआ है वहीं पर काइजमेटा बनेंगे। जितनी जगह पर क्रॉसिंग ओवर होता है उतनी ही जगह पर काइजमेटा बनते हैं। काइजमेटा की संख्या गुणसूत्र की लंबाई पर डिपेंड करती है, लंबाई पर निर्भर करती है। लंबा गुणसूत्र होगा तो काइजमेटा भी ज़्यादा बनेंगे, छोटा होगा तो काइजमेटा भी कम बनेंगे, यानी जीनों में भी कम होगा। समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड में प्रतिकर्षण अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। देखो, समजात गुणसूत्रों में क्रोमेटिड में प्रतिकर्षण बढ़ने के कारण काइजमेटा गुणसूत्र बिंदु से सिरों की तरफ जिप के समान खुलने लगते हैं। देखो, जिप होती है जो चेन होती है, चेन जिस तरह से खुलती है उस तरह से ये खुलने लगते हैं। इस तरह के अलगाव को मतलब है अलग होना, को उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। टर्मिनलाइजेशन उपांति भवन होता है, यानी दोनों अर्धगुणसूत्र है वो अलग अलग होते हैं। अलगाव की प्रक्रिया समाप्त होने पर समजात गुणसूत्र अपने सिरों द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये जो गुणसूत्र होते हैं ये दोनों पूरी तरह से अलग नहीं हो पाते हैं, सिरों पर कुछ मात्रा में ये जुड़े हुए रहते हैं, यानी शीर्ष काइजमेटा द्वारा ये संपर्क में रहते हैं। और लास्ट में ये होता है कि ये जैसे इस तरह से हो जाते हैं, जैसे अपने इसको दिखा रखा है इस तरह से, और लास्ट में ये इस तरह से छल्लेदार हो जाते हैं, मतलब छल्लेदार इस तरह से ये शीर्ष काइजमेटा द्वारा संपर्क में रहते हैं
और अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से ये दूर दूर तो जाते हैं, लेकिन ये छल्लेदार दिखाई देने लगते हैं। तो सिर्ज काइजमेटा द्वारा ये संपर्क इनका बना रहता है, पूरी तरह से अलग नहीं हो पाते हैं। तो उपांत्य भवन भी डिप्लोटिन में हो चुका है। और लास्ट इसकी प्रोसेस है, देखिए 5वीं प्रावस्था है डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, डाई यानी की ओर, काइनेसिस का मतलब डिवीजन की ओर जाने लगेगी, ये मूवमेंट करने लग जाएंगे गुणसूत्र। तो इस प्रावस्था का प्रारंभ काइजमेटा के समाप्त होने पर होता है। काइजमेटा जब पूरा खत्म हो जाता है तब डाइकाइनेसिस अवस्था शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब इसमें काइजमेटा नहीं दिखेंगे और उपांत्य भवन भी पूरा हो जाता है, दोनों अर्धगुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। और इसी के साथ केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। तारक केंद्र ध्रुवों की ओर चले जाते हैं और तरकु तंतुओं का निर्माण होने लगता है। तो डाइकाइनेसिस का मतलब है ये फिर धीरे धीरे मेटाफेज की तरफ ये अवस्था जाने लगेगी। और यहाँ पर हो जाता है अपना प्रोफेज फर्स्ट पूरा, और इसके बाद में आता है मेटाफेज फर्स्ट, अपन पढ़ेंगे इसके बाद में मेटाफेज फर्स्ट शुरू होता है। तो ये अपनी थी प्रोफेज फर्स्ट की 5 प्रावस्थाएं, और उसके प्रमुख जो लक्षण है वो अपन देख चुके हैं। इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट फेजेस बच गई है उनको बारे में चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू।